मोदी जैसे 56 लोग आके चले जाएंगे। हम कब तक इन लोगों की गुलामी करते रहेंगे? हम बताएंगे इंशाअल्लाह ताला लालू को, नीतीश को। बिहार की काराकट लोकसभा सीट से भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के चुनावी मैदान में आने से मुकाबला रोचक हुआ, तो अब असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने उसमें और तड़का लगा दिया है। पवन सिंह को बीजेपी ने बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया, लेकिन वो टिकट लौटाकर बिहार के काराकट से चुनावी मैदान में है। तो ओवैसी की पार्टी AIMIM के टिकट पर तेज तर्रार प्रियंका चौधरी चुनावी रण में उतरी हैं, जिसके वजह से इंडिया गठबंधन से लेकर बीजेपी सबका खेल फंस गया है। हालांकि सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ओवैसी जब यहां प्रचार करने पहुंचे तो बीजेपी से लेकर कांग्रेस और नीतीश से लेकर लालू सबको निशाने पर लिए, लेकिन पवन सिंह पर कोई बयान नहीं दिया। पवन सिंह पर ओवैसी की यही चुप्पी अब चर्चाओं में है। इतनी तकलीफ लालू यादव को हो गई कि मतदान के दिन लालू यादव को मालूम हो गया कि अब पूरे किशनगंज में पतंग छाप पर वोट लगने वाला है। तो बेहिसी के आलम में, परेशानी के आलम में लालू ने मतदान के दिन एक वीडियो बनाया और वीडियो में लालू यादव ने कहा कि ओवैसी को वोट मत दो, ये वोट काटेगा, तुम किसी और जावेद को वोट अपना वोट दे दो। लालू जी, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपने बरसों MY का नाम लेकर सबकी आंखों में धूल झोंका। लालू जी, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपने MY का नाम लेकर आपने सत्ता तो हासिल कर लिया, आप बरसों मुख्यमंत्री बने, फिर आपने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद आपने अपने दोनों बेटों को विधायक बनाया, अपनी बेटी को आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, फिर आपने अपने एक दामाद को जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको आपने सांसद बनाया। लालू जी, आपका दिल कब भरेगा बताइए? यानी आप मुख्यमंत्री बरसों, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बरसों तक रही, अब आपके दोनों बेटे विधायक बने, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, अपनी बेटी को आपने राज्यसभा भी जा दिया। मगर लालू जी को एक बात बड़ी तकलीफ देती है कि उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान अब राजद की लीडरशिप को कबूल करने तैयार नहीं है। वो ये तय कर चुका है कि लालू यादव और उनका परिवार ने MY के नाम पर एक समीकरण सिर्फ जबानी तौर पर लालू ने बनाया और सिर्फ मुसलमानों के वोट को हासिल किया, और उसके बाद सिर्फ सत्ता उनके बेटों को या उनकी बेटी को दे दिया गया। अभी भी वही ड्रामा हो रहा है। मगर जब से MIM पार्टी आई है, इनके दिमाग अपनी जगह पर आ चुके हैं। इसीलिए आज आप देखते हैं कि कल तक तेजस्वी यादव के मंच पर कोई मुसलमान नजर नहीं आता था, मगर जब से मजलिस पार्टी को आपने अपना माना और मजलिस पार्टी को आपने अपनी जमात को समझा, तब से तेजस्वी यादव को बड़ी मजबूरी के साथ एक दो मुसलमानों को अपने मंच पर बिठाते हैं, पीछे बिठाते हैं, सामने बिठाते नहीं हैं। मगर इंशाअल्लाह ताला इस पार्लियामेंट के चुनाव के बाद इनको पता चल जाएगा। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों से मैं अपील करना चाह रहा हूं कि यकीनन हमारी भी कोशिश यही है कि तीसरी मर्तबा देश का वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने, और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अब आप बताइए, अख्तरुल ईमान जब अपना इलेक्शन किशनगंज का लड़ रहे थे, जहां पर राजद का उम्मीदवार नहीं था, तो आखिर क्या परेशानी हो गई लालू को कि उन्होंने मतदान के दिन वीडियो बनाया और ये कह दिया कि ओवैसी वोट काटने आया है। ये एक बात सामने आ गई कि लालू नफरत करते हैं
राजद नफरत करती है, तेजस्वी नफरत करता है। वो नहीं चाहते कि अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की एक सियासी लीडरशिप पर। हम कब तक इन लोगों की गुलामी करते रहेंगे? MY के नाम पर वोट तो हासिल कर लेते हैं, मगर बताइए आप, एक ट्रेन में रेलवे पुलिस का एक शख्स गोली मारता है ट्रेन में, तो आप देखते हैं कि मरने वाले का ताल्लुक बिहार से था। दरभंगा के बाजू मधुबनी की गांव का रहने वाला जिले का कोई राजद का नेता जाकर उस मरने वाले के घर पर जाकर उसको पुरसा नहीं देता। हम गए, हैदराबाद से गए, रहने वाला बिहार का था मगर राजस्थान में रहता था, हम वहां पर गए। बताइए आप, कब तक ये नाइंसाफी का दौर चलता रहेगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये कर देंगे, हम नौकरी दे देंगे। अरे भाई, तुम नौकरी अगर दे रहे हो तो बताओ, इतनी बड़ी आबादी अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की है, हमसे इंसाफ क्यों नहीं हुआ? कितने साल हुकूमत थी अख्तर भाई राजद की? 17 साल 15 साल राजद की हुकूमत थी। 15 साल मुख्यमंत्री लालू राबड़ी, फिर उनके बेटे डिप्टी चीफ मिनिस्टर। बताइए आप, कब तक ऐसा नाइंसाफी का दौर चलता रहेगा? हम आपसे अपील कर रहे हैं कि वोट एक अमानत है, उस अमानत का सही इस्तेमाल करिए। 1 तारीख को आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जब यही राजद की सरकार थी, नीतीश मुख्यमंत्री थे, तो सीवान में एक 7 साल का मासूम बच्चे का नाम क्या था? 7 साल के सीवान का 7 साल का बच्चा है, 8 दिन जेल में रहता है और 8 दिन उसकी मां जेल के बाहर खड़े रहती है कि पहले तो 7 साल के बच्चे को जेल में नहीं डाला जाता। उसकी मां रो रो कर कह रही थी कि मेरा बच्चा बच्चा है, ये 18 साल का नहीं है, ये 16 साल का नहीं है, इसको छोड़ो, इसको बच्चों के घर में रखो। मगर 7 दिन तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, सीवान में बच्चा जेल में रहा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, किसने आवाज उठाई? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उस बच्चे के इंसाफ के लिए आवाज उठाई। CAA का कानून जब पार्लियामेंट में मोदी की ये जालिम सरकार उठा रही थी, बना रही थी कानून, 300 बीजेपी के MP के सामने मजलिस के 2 MPओं ने 300 बीजेपी के MP के सामने कहा, ये CAA का कानून संविधान के खिलाफ है, हम इसको नहीं मानते, ये काला कानून है। हमने उस बिल की कॉपी को मोदी और अमित शाह की आंखों के सामने फाड़कर उसको फेंक दिया पार्लियामेंट में। बताइए, आज मोदी कहते हैं, आज बीजेपी कहती है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, यकसा सिविल कोड लेकर आएंगे। अपने दिल पर हाथ रखो, अपने दिमागों पर जोर डालकर अपने आप से सवाल करो कि अगर कल पार्लियामेंट में यकसा सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल लाया जाएगा तो क्या राजद का माले का कोई MP उठकर उसकी मुखालिफत कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। वो बोलेंगे नहीं नहीं, ये छोड़ो, तुम्हारा कोई काम नहीं, हम देख लेंगे। मेरे भाई, आप ताकतवर हैं मगर आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने के वोट का इस्तेमाल करिए। और रहा सवाल हमारे प्रधानमंत्री का, मेरे भाई, आप और हम सब लोग अपनी अम्मा के पेट से पैदा हुए ना, आप और हम सब। अम्मा ने हमको, अल्लाह ने हमको खून के खतरे से एक लुथड़ा बनाया। 9 महीने के बाद अम्मा ने हमको पेट से निकाला, हम पैदा हुए। ये वाहिद शख्स है प्रधानमंत्री जो कह रहा है कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ। ना, हंसने की बात नहीं है। उन्होंने कहा ये बात को, उन्होंने कहा इस बात को कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ। अब आप बताइए, 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है और संविधान की दफा 51 ये कहता है कि भारत के नागरिकों को अपने आप में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना चाहिए।
यानी एक साइंटिफिक सोच पैदा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ। सुनिए, अभी आपको समझाना चाह रहे हैं। 2014 में जब आए थे तो कहा था अच्छे दिन लेकर आऊंगा, कहा था ना। फिर कहा था कि भाइयों बहनों 15 लाख डालूंगा। फिर कहा था 2 करोड़ नौकरी दूंगा हर साल। 2014 हो गया, 2019 शुरू हुआ तो मोदी ने कहा मैं आपका चौकीदार। कहा था ना, मैं आपका चौकीदार हूं। फिर चुनाव हो गया तो कहा मैं आपका सेवक हूं। फिर कहा सेवक हूं। अब 24 आ गया तो कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकली नहीं पैदा हुआ। अब मोदी ये कह रहे हैं कि मुझे खुदा ने, शक्ति ने किसी मकसद के लिए पैदा किया है। अब वो दिन दूर नहीं है कि नरेंद्र मोदी कह देंगे कि मैं ही सब कुछ हूं।